नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत। और इस शख्सियत में आज हम दो ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कबाड़ से शाहकार बनाया है। जी हां, द कबाड़ी वाला के फाउंडर अनुराग और कविंद्र दो ये नए युवा हैं। उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया है वो अपने आप में कमाल है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। कविंद्र, आपका बहुत स्वागत, और अनुराग, आप हमारे साथ इस शो में शामिल होने आए, आपका बहुत स्वागत। क्या है ये कबाड़ी वाला? पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। तो द कबाड़ी वाला एक ऐसी ऐप है और वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने घर का कबाड़, ना सिर्फ घर का, आप अपनी दुकान का, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस का कबाड़ बेच सकते हैं। तो जैसे आपने पहले देखा होगा कि कबाड़ बेचने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, आपको इंतज़ार करना पड़ता था कि कब आएंगे और कब हम कबाड़ बेच सकते हैं, और लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि हम क्या बेच सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ऐप बनाई द कबाड़ी वाला, जहाँ पर ये आपको पता चलता है कि आप क्या क्या बेच सकते हैं और किस दाम में बेच सकते हैं। इसके साथ आप उसमें बुकिंग करके आप अपना कबाड़ बेच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके। तो इसकी प्रोसेस है, आप ऐप डाउनलोड करें, आप अपनी लोकेशन बताएं, अपना एड्रेस बताएं और तारीख बताएं। उस समय गाड़ी आपके घर आती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आती है, उसमें आप कबाड़ बेचे तुरंत और आपको तुरंत उसका भुगतान मिल जाता है। कविंद्र, ये क्या मन में क्या आया था, क्या सोचा था आपने? हमेशा जो होता है युवाओं को कई बार ऐसा होता है कि आजकल का जिस तरह से माहौल है कि पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद कई बार दिशा नहीं मिलती लोगों को कि हम करें क्या, कर सकते हैं नया, या रोज़गार में हम किस रोज़गार में जाएं और हमारी बेहतर आमदनी भी हो और हम दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। द कबाड़ी वाला के पीछे ये कंसेप्ट कैसे दिमाग में आया और कैसे लगा कि हम इससे ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं बल्कि औरों को भी रोज़गार दे दें? ये किस तरह से सोचा आपने? ऐसे कोई भी काम की शुरुआत उसकी ज़रूरत से होती है। तो जब हम 2013-14 में जब काम की शुरुआत हुई तो अनुराग एक बार मेरे पास आए कि सर मुझे अपने घर का कबाड़ बेचना था और मुझे बहुत दिक्कतें हुई, तो क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे इससे हमको काम करने में आसानी हो जाए। क्योंकि 13-14 एक ऐसा टाइम था कि हर चीज़ का एक स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हुआ था, तो कई सारी चीज़ों की नए नए एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स आ रहे थे। तो लगा कि एक चीज़ है इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लोगों को कुछ भी नहीं पता कि इस मटेरियल का क्या रेट होना चाहिए, क्या बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसकी क्या वैल्यू है। सो वो एक चीज़ों को ध्यान में रखते हमने लोगों के लिए एक छोटा सा एक प्रयोग करने के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई कि लोग देखते हैं कि लोग कितने अवेयर हैं, करते हैं कि नहीं। तो 2013-14 में जब हमने देखा कि भोपाल जैसी सिटी में रिस्पॉन्स है, लोग ऑनलाइन आके भी अपने कबाड़ को बेचना चाहते हैं। मतलब अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन 13-14 में उतना अवेयरनेस नहीं था। बट हमने देखा कि लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे ऑनलाइन और रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर से पिकअप के लिए। सो हमें कोई नॉलेज नहीं था, बट धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली। पहले तो केवल कंसेप्ट था कि कबाड़ लेना और बेचना है, बट उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे सीखते और जितना हमने टाइम उसमें बिताया, हमें लगा कि बहुत अच्छी फील्ड है ये, कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज, इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है। सो वो चैलेंजेस थे, बट धीरे धीरे लर्निंग की। और हम लोग यही चीज़ है कि कोई भी प्रॉब्लम है सो उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते गए। हमने ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ होंगे, या कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं थी, बट स्टेप बाय स्टेप उसको करते गए और अभी यहाँ तक है, और आगे भी उसमें काफ़ी चीज़ें करने को अभी भी। चलिए अनुराग, एक बात बताइए, ये जो व्यवसाय है कबाड़ का, ये असंगठित क्षेत्र का ही कहना चाहिए, अभी तक व्यवसाय माना जाता था। इसको ऑर्गेनाइज करने की दिशा में आप लोगों ने क्या किया और किस तरह से उन तमाम चीज़ों को आप हैंडल करते हैं? क्योंकि अब रिसाइकिल की भी बातें बहुत होने लगी हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि अब रिसाइकिल के लिए भी कच्चा माल कहाँ से आए, तो वो भी एक कलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जब तक कबाड़ से वो चीज़ें आएंगी नहीं तो रिसाइकिल कैसे होंगी। तो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं आप, और कितने लोग आपके साथ जुड़कर इस काम को अंजाम देते हैं? जी। सो आप, जैसे आपने खुद कहा, ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि हम पकड़ नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते कि कबाड़ कहाँ से उठा, कहाँ गया, क्या हो रहा है उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता है, कोई डेटा नहीं है इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले हमें ऐसा लगा कि इस सेक्टर को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐप का डेवलपमेंट किया और ऐप बनाई, जहाँ पर आप जब बुक करते हैं तब से लेके
कबाड़ उठा, कहाँ से उठा, उसके साथ आगे प्रोसेसिंग हुआ, रिप्रोसेसिंग हुआ, रिसाइकलिंग हुआ, सारा डेटा कैप्चर होता है, जिससे एक डेटा जनरेट होता है कि यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कितना पेपर, कितना प्लास्टिक, क्या जनरेट हो रहा है और किस माध्यम से जा रहा है वो। तो ट्रेसिंग बिठाना इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसाइकलिंग तक, तब आपको पता चलेगा, तब इसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे, अगर आप डेटा की बात करें, भारत देश में सिर्फ और सिर्फ 23% ही रिसाइकल होता है, 77% पूरा लैंडफिल में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम मटेरियल ही रिसाइकल होता है। बाकी कंट्रीज़ को आप देखेंगे तो 70%, 80% तक मटेरियल रिसाइकल करते हैं। अपना कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है, खंती बन रही हैं, पहाड़ बन रहे हैं कचड़े के, तो वो रिसोर्स है। अगर आज हम पेपर रिसाइकल नहीं करेंगे, प्लास्टिक रिसाइकल नहीं करेंगे, तो नया पेपर कहाँ से लाएंगे, नया प्लास्टिक कहाँ से लाएंगे? तो हमें उसके लिए ज़्यादा रॉ रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा, वर्जिन रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। अगर हम इसी को रिसाइकल करेंगे तो कॉस्टिंग कम रहेगी। तो ये डेटा देखेंगे, और एक डेटा कहता है कि अगर आप 23% से 24% तक रिसाइकलिंग बढ़ा लेते हैं, हर 1% पे आप 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ी बात। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो सोसाइटी के लिए, जो इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल है, जो हमारा कबाड़ जिसको हम रिसाइकल करके फिर से रीयूज कर सकते हैं उसको, वो भी बढ़ेगा। तो इन्वायरमेंट भी बच रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती थी कि जहां पर आप एक इस तरीके की सर्विस दे सकें जो लोगों के यूजफुल भी हो, पर्यावरण के भी संरक्षण हो सके, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। तो इससे, और आज के टाइम पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग ही आज सब कुछ है। यहाँ पर हम लोग इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है, सबको पता चल गया है कि अब इस पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने उस टाइम पर इस बारे में सोचा था, जब इस बारे में काफ़ी बात भी नहीं हो रही थी, और हमने उसके पहले ही, काफ़ी पहले उसका ऐप बना लिया, और आज 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें कबाड़ बेचते हैं हमारे साथ जुड़ के। और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो 850 से ज़्यादा लोगों को इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलता है हमारे थ्रू। चलिए, आप बताइए कि ये जो पुराना जो तरीका था, घरों घर जो है ठेले पे वो कबाड़ी वाला निकलता था और आवाज़ देता था, और फिर लोग निकलते थे और अपने यहाँ का कबाड़ उसको देते थे, फिर वो जा कर के एक बड़े कबाड़ी को बेचता था। उन लोगों को भी मोटिवेट करने में, उनको समझाने में कोई परेशानी आई? वो किस तरह से जुड़े? क्योंकि जब तक वो तमाम लोग जुड़ेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उन लोगों को जोड़ने में और क्या कठिनाई आई, या उनने आपके कंसेप्ट को कितने ही सहर्ष स्वीकार करके आपका सहयोग किया, ये हम चाहेंगे थोड़ा सा बताएं आप। शुरुआत में हमने काफ़ी एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाला के साथ काम किया। सो हमें ये रिस्पांस मिला कि लोग को थोड़ा सर्विस का इशू रहता है, एक इंटीग्रिटी का इशू रहता है, क्योंकि जो उनको वजन करने का जो प्रोसेस होता है उससे काफ़ी लोग एग्री नहीं करते हैं। उसका एक सोशल रीज़न होता है कि उनको इनिशियली जब वो कबाड़ लेने के लिए जाता है ठेला लेके, तो उसे पता ही नहीं होता है कि उसको आज मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो उसको जहाँ से मिलता है वो कोशिश करता है कि उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग हो जाए। तो इस वजह से कई लोग गलत तरीके से भी जब वजन करते हैं, जब वेट करते हैं, तो गलत तरीके की प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जिससे पूरा का पूरा, कुछ लोग करते हैं बट एक पूरा का पूरा सोशली उन लोगों के प्रति लोगों की धारणाएं गलत बन जाती है। सो हम लोग जब गए थे तो हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम डेवलप करना। जब हम इनिशियली जाते थे, वजन करते थे, तो लोग हमारी वेइंग मशीन को चेक करते थे। वो कई नमक का पैकेट लेके आते थे, कई बार वो अपना वजन चेक करते थे कि हम लोग का वेट प्रोसेस सही है कि नहीं। तो हमें काफ़ी इस तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ा इनिशियल टाइम में जी, तो अपनी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी सेट करने के लिए। सो एक इशू रहता है। अब हम चूँकि अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, तो हम लोग जितने भी एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं, जो छोटे छोटे कबाड़ीज हैं, उन लोग को अपने साथ जोड़ रहे हैं जी। जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती थी कि उनको उनके मटेरियल का प्रॉपर रेट नहीं मिलता था। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सेग्रीगेशन सिखाएं कि सेग्रीगेशन करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो जनरेट कर सकते हैं। वो सेग्रीगेटेड करने के बाद जहाँ वो 300 रुपये 400 रुपये पर डे इनकम जनरेट करते थे, वो उसको 600 रुपये 700 रुपये तक पर डे ले जा सकते हैं। हम कई सारे रैक पिकर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और कई ऐसे मटेरियल को भी रिकवर कर रहे हैं जो इससे पहले कोई रैक पिकर्स कलेक्ट नहीं करता था, जैसे टेट्रा पैक हुआ या ऐसे कई लो वैल्यू मटेरियल्स होते हैं, दूध का थैली हो गया, रैपर्स हो गए चॉकलेट के चिप्स के, पहले इनका कलेक्शन नहीं होता था। बट हम लोग रैक पिकर्स का इन मटेरियल को भी कलेक्ट करते हैं और इनके लिए उन्हें पे करते हैं। तो इससे उनकी इनकम भी बढ़ी, प्लस सेग्रीगेशन का उनको ट्रेनिंग देके उनको बताते हैं कि इस मटेरियल को अगर आप सेग्रीगेटेड करके हमें दोगे तो हमारी कॉस्ट बचेगी इसका सेग्रीगेशन का, और इस कॉस्ट को हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एग्जिस्टिंग रैक पिकर्स को और कबाड़ी वालों को जोड़ा
और कस्टमर्स को हम लोग डायरेक्ट सर्विस भी देते हैं और कुछ जगह हम इनके थ्रू भी सर्विस देते हैं। अनुराग, एक बात बताइए, कहाँ कहाँ तक ये अब आपका ये ऐप जो है कमाल दिखा रहा है और कहाँ कहाँ तक आप चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं, और आगे भविष्य में आप क्या और करना चाहते हैं, इससे आगे क्या? अभी हम लोग ने इसको भोपाल से शुरू किया था और द कबाड़ी वाला की जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम भोपाल से ही थे तो भोपाल से उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद हमने इसे अन्य शहरों में भी ले गए। आज ये 5 शहरों में है, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और रायपुर। इन 5 शहरों में ये है। आने वाले टाइम में हम लोग इसे 20 से 25 शहरों में जल्दी इस साल ले जाएंगे और हमारा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में इसको पहुंचा पाएँ। अभी बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ऐसे बड़े शहरों में भी इस साल हम इसको स्टार्ट कर देंगे। हमारा लक्ष्य ये है ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी कबाड़ है जो लैंडफिल में जा रहा है उसको डाइवर्ट करके उसे रिसाइकलिंग तक करा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ और अपने पर्यावरण को बचा पाएँ। हमारा मेन उद्देश्य हमारा इस बिज़नेस और इस काम को लेके, द कबाड़ी वाला को लेके ये है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम जितने शहरों में पहुंचेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा और उतने ही ज़्यादा लोग अब सर्विस का इस्तेमाल करके अपने घर का कबाड़ बेच सकते हैं। कविंद्र, एक बात बताइए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली अनुराग ने, लेकिन एक सीधी सी बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो कंसेप्ट है आपका, कि जिस तरह से आप कचरा घर से जाकर इकट्ठा करते हैं और उनको जो कबाड़ बेचते हैं, माफ़ कीजिएगा कचरा कह रहा हूँ, कबाड़ जो बेचते हैं उन्हें भी उनकी कबाड़ की जो है बेहतर कीमत मिल पाती है, और आप भी बहुत जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनको भी एक अच्छा पे कर पाते हैं, उनकी भी आय में वृद्धि में आप सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आप ये कबाड़ देते हैं, जो रिसाइकिल जो करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उनकी भी ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्टार्टअप या आप ही को देखकर आपसे इंस्पायर होकर के लोग करें तो हमारे पर्यावरण के लिए कितना ये बेहतर हो जाएगा? और कबाड़ शब्द नाम से जो है एक लोगों को बड़ा एक अजीब सा लगता था कि यार ये कबाड़ी है या कबाड़ से रिलेटेड कोई धंधा या बिजनेस करता था तो उसको उतने अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता था। लेकिन जब आप जैसे युवा पढ़े लिखे आ रहे हैं आगे, जो तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस कबाड़ के व्यापार में भविष्य क्या है युवाओं का, और आगे इसमें कितनी प्रगति आप देख पा रहे हैं? और एक कहना चाहिए कि एक सम्मानित व्यवसाय के रूप में यदि स्थापित इसको करके और भी लोग आपसे जुड़ें तो ये किस तरह से हो सकता है? जी, बेसिकली लोग को लगता है कि कबाड़ एक डर्टी बिजनेस है, गंदा है सब कुछ। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर ये रैक पिकर्स और जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो 1 दिन या 2 दिन भी काम नहीं करे ना, हमारा पूरा शहर गंदा हो जाए। अगर रैक पिकर सुबह उठ के सड़कों पे जाके मटेरियल कलेक्ट ना करे या वो अपने ज़रूरी चीज़ों को रिकवर ना करे, तो एक तो गंदगी का एक रहता है कि बहुत बड़े लेवल तक इतना मटेरियल आ जाएगा कि उसका डिस्पोजल की समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरा एंगल है कि जितना भी हमारी जो कंट्री है, जो लोगों की ज़रूरत है, जैसे प्लास्टिक की बात करूँ तो हम लोग इतने बड़े कंज्यूमर हैं कि हम अपनी ज़रूरत का प्लास्टिक बाहर के देशों से प्लास्टिक का कचरा इंपोर्ट करते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए। जबकि हम अपने प्लास्टिक को रिकवर नहीं करेंगे और वो लैंडफिल में जाएगा और हमारे धरती को पोल्यूट करेगा, उसको जलाया जाएगा, गलत तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा, और हम अपनी ज़रूरत के कचरे को इंपोर्ट करेंगे हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तीसरा, अगर हम उसको रिसाइकल नहीं करते हैं, अगर हम नया माल वर्जिन लेके आते हैं तो वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, हम लोग उसको जनरेट नहीं करते हैं, वो भी सारे पेट्रोल प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं, और उसकी कॉस्ट आज जो प्लास्टिक का मग आप आज जिस कॉस्ट में खरीद रहे हो, अगर वो रिसाइकलिंग प्लास्टिक नहीं होगा ना, तो आपको उसी सेम प्लास्टिक के मटेरियल को खरीदने के लिए 2 गुना 3 गुना तक दाम देने पड़ेंगे। सो अल्टीमेटली सोशली अगर रिसाइकलिंग ना हो, ये काम ना हो, तो सोशली समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ये तो एक सिस्टम की बात होगी। दूसरा बात है कि आज के टाइम पर स्क्रैप एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन है। पहले भी लोग करते थे जी, बट पहले और अब में फ़र्क ये हो गया है कि पहले लोग क्या करते थे कि जो उन्हें लगता था उनके काम का उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते थे, और जो उन्हें नहीं लगता था उसको कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर देते थे, जला देते थे, वो प्रैक्टिसेस थी। लेकिन अब चूँकि हमारी धरती एक लेवल तक आ गई है, हम ग्लोबल वार्मिंग में हम अभी तक जितना करते आए चल रहा था, बट अब एक लेवल आ गया कि अब टॉलरेशन सरकार और सभी लोग चाहते हैं कि अभी यहाँ पर आगे रुक जाना चाहिए, अब सही तरीके से इसको डिस्पोजल और प्रोसेस में जाना चाहिए। तो सरकार ने पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे कदम उठाए।
पहले कॉरपोरेट में कोई आना नहीं चाहता था, अभी एक नई स्कीम EPR आने के कारण सारे के सारे कॉरपोरेट डायरेक्टली स्क्रैप और इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो गए। सो इससे हम जैसे लोग, जितने नए लोग हैं वो इस बिज़नेस में आ सकते हैं, वो उसको कड़ी से कड़ी जोड़कर इसमें अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये हर चीज़ के लिए अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी है, फंड्स भी इसमें अच्छे हैं, रिक्वायरमेंट भी बहुत है। सो किसी दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन में ये बिज़नेस हमेशा अच्छा है। और इतना लोगों की ज़रूरत है कि अगर हर शहर में एक कबाड़ी वाला भी खुल जाए तो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी। चलिए अनुराग, एक बात बताइए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपने एक ऐसे बिजनेस में हाथ आजमाया जिसको करने से हमेशा लोग बिचकते हैं या पीछे हट जाते हैं, लेकिन उस कबाड़ से जो है आपने एक रोज़गार की, जो कहना चाहिए कि एक नई इबारत लिखने का काम किया है और बहुत सारे लोगों को निश्चित तौर पर आप रोज़गार दे भी रहे हैं। और एक शहर से शुरू हुआ ये सिलसिला आपका 5 शहरों तक गया है, 5 से 50, 50 से 500 शहर भी निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप सिर्फ व्यवसाय ही नहीं कर रहे बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश भी इस बहाने आप दे रहे हैं कि किस तरह से रिसाइकल चीज़ें की जाएं। हमारे युवा जो पढ़ के निकलते हैं, MBA करके या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर निकलते हैं, और उनके लिए भी जो है सरकार चाहती है कि नए स्टार्टअप्स शुरू हों, और इस दिशा में भी हमारे देश में और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से बहुत काम हो रहा है। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो नया स्टार्टअप कुछ करने के लिए क्या ज़रूरी है, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और यदि वो कुछ नया नहीं करना चाहते और आपसे इंस्पायर होकर के इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपके? जो मुझे लगता है, आज जो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इस नेशन में इतनी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज हमारी कंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी, हमारे शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ के बिजनेस बना सकते हैं जी। और हमेशा से ये रहा है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप किसी परेशानी को जो आप खुद जूझ रहे हो, आप कोई भी बड़ा बिजनेस देख लीजिए, उन लोगों ने खुद वो परेशानी झेली है और उनने उसका बिजनेस बना लिया है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है जी। तो सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, वो किसी को देख के प्रेरित तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज पे काम करना चाहिए जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, वो पैशनेट हो कि ये परेशानी को तो मैं सॉल्व करूंगा। जैसे आप उबर को देखें तो उबर ने, जो ट्रेविस थे, उन्होंने कैब का पूरा बिजनेस शुरू किया था क्योंकि वो खुद उस परेशानी को झेल रहे थे और उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए वो इतने ज्यादा पैशनेट थे कि उन्होंने आज पूरे कैब इंडस्ट्री का नजरिया बदल दिया पूरा। तो आप अगर उतना पैशन रखते हैं किसी चीज को लेके तो आपको करना चाहिए, और सोचने से ज्यादा आप एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें। आइडिया और एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जीक्यूशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपने आप लर्निंग आपको मिल जाएगी। हम लोगों ने जब ये शुरू किया था तो हमने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कैसे क्या होगा, सीधे कूद गए, उतर गए कि ये करना है, अब कैसे होगा, रास्ता तो अपने आप बनता चला जाएगा। तो एग्जीक्यूशन, ज्यादा सोचना कि कैसे करेंगे क्या करेंगे उस पर किसी को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके आसपास जो परेशानी है उसको पकड़ें और उसका एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दें। जी कविंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि कितने ये इंडस्ट्री है, जो ये कबाड़ की इंडस्ट्री कह लें हम इसको, तो ये मतलब इसमें कितना भविष्य है लोगों का? क्योंकि रिसाइकिल चीज़ें अब होने ही लगी हैं और ये एक बहुत अवेयरनेस भी लोगों में आ गई है कि अब जो सरकारें भी हैं, नगर निगम भी है हमारी, वो भी गीला का कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करने का जो है लोगों को संदेश देती है। उसका कंसेप्ट ये है कि ज़्यादातर चीज़ें रिसाइकिल हो जाएं, और रिसाइकिल होंगी तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा। तो क्या लगता है आपको कि ये जो आने वाले समय में ये इंडस्ट्री जो है जिसमें आपने कदम रखा है, इस तरह के और भी जो हैं नए नए युवा जब जुड़ते हैं या स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, इससे और भी जुड़ी हुई चीज़ों को साथ लेकर, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? हम वैसे भी हम देख रहे हैं कि दिनों दिन जो कंजप्शंस है वो गुड्स का बहुत बढ़ता जा रहा है जी। तो जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग नए मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि नए मटेरियल अगर लेते हैं तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉस्ट के साथ साथ जितना हम प्रकृति को कंज्यूम करेंगे, अगर हम रिसाइकल नहीं करेंगे और कंज्यूम करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि बचेगा ही नहीं। सो उसके लिए अभी हर, केवल भारत नहीं, दुनिया के सारे देश एक सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए एक विन विन कंडीशन है कि रिसाइकलिंग करेंगे तो जॉब क्रिएशन होंगे, जॉब क्रिएट होंगे तो एक जॉब की, जो सबकी जगह जॉब की समस्या है वो कम होगी। रिसाइकलिंग हो तो एनर्जी, जो आज के डेट में दुनिया में एनर्जी के लिए सब लोग बात कर रहे हैं कि एनर्जी सो अगर रिसाइकल होता है तो अल्टीमेटली एनर्जी सेविंग है। अगर रॉ मटेरियल रिसाइकल होता है तो रॉ मटेरियल का जो इशू होता है, एक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो
प्रॉब्लम्स हैं कि उनको रिसाइकलिंग के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो लोग लो जो कैपेसिटी उससे कम पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लॉस मेकिंग है। सो उनको मटेरियल मिलेगा, अगर वो मटेरियल करके रिसाइकल करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके पास लो कॉस्ट मटेरियल होगा, जिसकी वजह से वो लो कॉस्ट में मटेरियल बना सकते हैं। लो कॉस्ट मटेरियल आएगा तो अल्टीमेटली जो महंगाई जो आज हम कहते हैं कि महंगाई है, दिक्कत है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। सो एक सारी चीज़ें एक दूसरी चीज़ से उससे जुड़ी हुई हैं। तो वही मेरा सवाल यही था कविंद्र कि आने वाले 5 साल में इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं आप? ये हर साल कम से कम 10% की ग्रोथ से इंडस्ट्री बढ़ रही है जी। ठीक है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट फोकस रिसाइकलिंग पे नहीं करती थी, अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है। आप देखेंगे कई सारे शहरों में जो लैंडफिल्स थे वो खत्म होने पे वो लोग डेडलाइंस दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली कम से कम 10% ग्रोथ के साथ ये इंडस्ट्री जाना है। आने वाले 5 से 10 सालों में गवर्नमेंट और सभी का फोकस रहेगा कि ज़ीरो वेस्ट पे जाएं, जो जितने भी लैंडफिल्स हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, ज़ीरो वेस्ट जाने का मतलब है कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ आएँ, रिसाइकल प्रोडक्ट पे फोकस करें, और वही हो भी रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें भविष्य है और हमेशा भविष्य रहने वाला है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये इस पे कभी विराम लगने वाला नहीं है बिल्कुल। और निश्चित तौर पर यदि इससे लोग जुड़ें तो अनुराग, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये आपने संदेश भी युवाओं को दे दिया और आपने बताया भी किस तरह से कि किस आइडिया को एग्जीक्यूट करना जब तक सीखेंगे नहीं लोग तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो बहुत ज़रूरी भी है। कितने लोगों को आज आप रोज़गार दे पा रहे हैं और आगे लक्ष्य क्या है? अभी हम लोग 850 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले टाइम में कम से कम आने वाले 2 सालों में हम ये 850 का नंबर वो 10,000 तक ले जाएं। कम से कम 10,000 लोगों को हमारे प्रति किसी ना किसी वे में रोज़गार मिल पाए। और जो कबाड़ है जो हम जो लैंडफिल में दे रहे हैं वो हम चाहते हैं कि लाखों टनों हम वहाँ से डाइवर्ट। जी, बहुत नेक विचार है, नेक व्यवसाय है और निश्चित तौर पर जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे वो आपसे प्रेरणा लेकर निश्चित तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, या इस बिजनेस में नहीं भी आएंगे तो अपना कुछ नया स्टार्टअप शुरू करने की वो कोशिश करेंगे। और हमारी सरकारें भी जो हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो नए स्टार्टअप्स को बहुत मदद भी कर रही है, प्रोत्साहित भी कर रही है। और निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ें तो हमारे देश का युवा हमारे देश के निर्माण के लिए जिस तरह से लगा हुआ है वो निश्चित तौर पर हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान वो देने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए। कविंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे कविंद्र और अनुराग, जिन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत, सोच और आइडिया को एग्जीक्यूट करके जिस तरह से कबाड़ के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम शुरू किया है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय भी है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने की एक मुहिम भी। तो ये दोनों ही नेक काम वो कर रहे हैं, लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, खुद भी रोजगार प्राप्त किया है। इसी तरह से आप भी अनुराग और कविंद्र से प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ नया सोचें, उसको एग्जीक्यूट करें और आगे बढ़ें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। शख्सियत में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।